स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, एक्सिनोस, यूनी एसोसिएट, टेंसर, इनमें से बेहतरीन प्रोसेसर कौन सा है 2023 के लिए। चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के ऊपर। देखो, स्नैपड्रैगन की कहानी अगर आप लोगों को पता तो पिछले 2 सालों से इतनी खास नहीं चल रही थी। हमें पता है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में पिछले 2 सालों से उनके फ्लैगशिप प्रोसेसर में हीटिंग के इश्यूज आ रहे थे और उसकी जवाबदारी यहाँ पे शायद सैमसंग की फाउंड्री की है, क्योंकि सैमसंग की फाउंड्री से निकलने के बाद हर दूसरे प्रोसेसर में दिक्कतें आने लगी थी। लेकिन पिछले साल जब से 8 प्लस जेन 1 आया तब से कहानी काफी सुधरी, काफी ज्यादा हीटिंग को रिजॉल्व किया गया और जब 8 जेन 2 आया तो फाइनली ऐसा लगा है कि अब जाके जो हीटिंग की प्रॉब्लम है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का पार्ट नहीं है और फ्लैगशिप ग्रेड के अंदर एक काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। और करंट में बात करें तो अगर आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए तो स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 को ही कंसीडर किया जाता है। TSMC की फाउंड्री के ऊपर बेस्ड है, अच्छी परफॉर्मेंस निकालता है, फीचर्स अच्छे निकाल कर देता है, 5G का सबसे एडवांस मॉडेम आपको देता है यहाँ पे, यानी कि सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस मोबाइल फोन के अंदर प्रोसेसर का वो अवेलेबल करवाता है। लेकिन पता है प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है? प्रॉब्लम इसके अंदर यहाँ पर यह है कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर होते हैं काफी ज्यादा महंगे और इन्हीं महंगे के चक्कर में इनकी फोन की कीमतें ज्यादा रहती हैं। इसलिए अभी के समय में अगर 50-60 हजार रुपए अगर इन्वेस्ट करने किसी को मोबाइल फोन के अंदर तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8 जेन 2 प्रोसेसर ही रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि एक काफी प्रीमियम चीज है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 40 से 50 हजार रुपए की रेंज के अंदर यहाँ पे क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 को भी रखा है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है अपने प्राइस पॉइंट पे। और ये देख के अच्छा लगा कि 8 जेन 1 को कंप्लीटली खत्म कर दिया है। यहाँ पे वन प्लस ने 11R के अंदर 8 प्लस जेन 1 को निकाला। यहां तक की बात करें तो अपकमिंग नथिंग फोन 2 के अंदर भी आपको 8 प्लस जेन 1 देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसी चीजें जहां पे 8 प्लस जेन 1 अभी भी एक अच्छा और एक स्टेबल प्रोसेसर है जिसे लेके वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी भी बात यह कि 8 प्लस जेन 1 की कीमत और कम कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए 40 से 40 के ऊपर वाले सेगमेंट में देखने को मिलेगा। और इसीलिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने यहाँ पे 7 प्लस जेन 2 प्रोसेसर को निकाला है। हालांकि क्वालकॉम के बारे में बस बात यह है कि क्वालकॉम वाले प्रोसेसर के नाम कितने ज्यादा अजीबो गरीब रखते हैं, क्योंकि 7 जेन 1 आया था, उसके बाद 7 जेन 2 नहीं आया, 7 प्लस जेन 1 नहीं आया, सीधे 7 प्लस जेन 2 आ गया था। अब सीधी बात है कि 7 जेन प्रोसेसर के साथ इंडिया में कोई फोन नहीं आया था, लेकिन 7 प्लस जेन 2 के साथ फोन आ सकते हैं। अब इस प्रोसेसर की खास बात है कि TSMC पे बना है, हीटिंग इसके अंदर कंट्रोल की गई है, साथ ही साथ 5G का अच्छा एक्सपीरियंस है और ओवरऑल इस प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो रखी गई है 8 सीरीज के चिपसेट के साथ, यानी कि स्नैपड्रैगन 888 से भी ऊपर इसे आप प्लेस कर सकते हैं। और इसलिए 30 to 40,000 की रेंज में एक काफी सही प्रोसेसर होगा जो क्वालकॉम वाले यहाँ पे लाएंगे। और हो सकता है कि स्नैपड्रैगन की ब्रांडिंग देख के और एक नए कैटेगरी का अगर प्रोसेसर आ रहा है तो लोग इसके ऊपर जाना पसंद करें, क्योंकि देखा है तो पिछले काफी समय से क्वालकॉम के पास कोई ढंग का प्रोसेसर नहीं था। 778G प्रोसेसर था जो काफी सारी कंपनीज ने काफी लंबे समय तक चलाया और एक पुराना स्नैपड्रैगन 870 ही यहाँ पे चल रहा था। इसके अलावा देखा तो काफी सारे प्रोसेसर्स की कमी थी और यहाँ पे मीडियाटेक अपनी जगह यहाँ पे बना रहा था। इसी के साथ ही बात करें लोअर कैटेगरी में तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर कुछ नए आए, जैसे कि स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 आया जो कि लगभग शायद 20,000 रुपए के फोन के आसपास देखने को मिल सकता है। हालांकि उसके अभी फोन्स कब आएंगे, कितने के आएंगे, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। 4 जेन 1 ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है जो कि बजट 5G प्रोसेसर है। और कुल मिला के बात की जाए तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के जो बजट प्रोसेसर्स होते हैं ना वो ठीक ठाक होते हैं, उसमें अंदर उतनी ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलती। जैसे कि अभी हाल ही में स्नैपड्रैगन 695 था, उसके अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिसिंग थी और देखा जाए तो वो प्रोसेसर को काफी क्रिटिसिज्म मिला था क्योंकि काफी सारी चीजों में वो लैग कर रहा था। और ये एक चीज थी जहां पे क्वालकॉम की बजाय डिमेंसिटी वाले प्रोसेसर आगे निकल गए थे और इवन बजट सेगमेंट के अंदर भी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आपको मिड रेंज या अपर मिड रेंज कैटेगरी का फोन खरीदना है तो स्नैपड्रैगन को कंसीडर किया जा सकता है। यहां तक कि 778G जो प्रोसेसर था इसका सक्सेसर 782G भी यहाँ पे क्वालकॉम लेकर आ चुकी है। तो देखा है तो काफी सारी चीजें क्वालकॉम यहाँ पे सही कर रही है, लेकिन वो यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। जो कमी रह गई ना क्वालकॉम के साथ वो रह गई है बजट सेगमेंट में। बजट सेगमेंट में उन्हें यहाँ पे थोड़ा काम करने की पे जरूरत है, तब जाके सारी चीजें थोड़ी और बेटर हो सकती है। लेकिन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के बाद अब मैं आपसे बात करने वाला हूं मीडियाटेक के प्रोसेसर्स के बारे में। देखा है तो पिछले कुछ सालों से जब से मीडियाटेक ने अपनी डिमेंसिटी प्रोसेसर निकाले तब से वो काफी अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं मीडियाटेक के बारे में बात करूं तो 2 टाइप के प्रोसेसर लोग बनाते हैं, हीलियोस और डिमेंसिटी। हीलियोस इनके 4G बेस्ड प्रोसेसर है और डिमेंसिटी इनके 5G है। डिमेंसिटी के अंदर बात करें तो प्रीमियम में आपको डिमेंसिटी 9200 है, काफी सारे फीचर काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। फिर डिमेंसिटी 9000
प्लस और Dimensity 9000 है। देखा जाए तो Qualcomm Snapdragon को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने टक्कर दी है, लेकिन अगर मैं ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और बगल में कंपेयर करूं तो अभी भी Snapdragon का जो 8 Gen 2 है वो इन Dimensity 9000 वाले प्रोसेसर से आगे निकल जाता है। ये एक काफी बड़ी चीज है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता सकता हूं जो 8 Plus Gen 1 है वो भी MediaTek Dimensity के 9000 से आगे निकला हुआ है, और ये एक ऐसी चीज है जहां पे MediaTek वाले कोशिश कर रहे हैं प्रीमियम सेगमेंट और जो फ्लैगशिप प्रोसेसर होता है बनाने के लिए, लेकिन अभी भी मोबाइल फोन मेकर्स को कन्विंस करना और मोबाइल फोन को सक्सेसफुली हिट बना पाना अपर सेगमेंट के अंदर एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए आप देख सकते हैं कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ आपको मल्टीपल फोन देखने को मिल जाएंगे। 8 Gen 2 के मल्टीपल फोन है, 8 Plus Gen 1 के मल्टीपल फोन है, लेकिन Dimensity 9000 9000 प्लस के सिर्फ गिने चुने फोन देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसी चीज है जहां पे प्रीमियम के अंदर अभी भी MediaTek इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं प्रीमियम सेगमेंट हटा दूं, उसके नीचे अगर MediaTek के प्रोसेसर देखो तो काफी अच्छा करते हैं। जिसकी बात करें लेटेस्ट में Dimensity 8000 सीरीज में 8200 लेकर आए थे, जो यहाँ पे Snapdragon 888 जैसे प्रोसेसर की बराबरी कर रहा है। और तो और बात है कि इसी प्रोसेसर से लड़ने के लिए Qualcomm ने 7 Plus Gen 2 को उतारा है यहाँ पे। ऐसी देखा तो 8200 में से कुछ चीजें कम करके Dimensity 7200 भी निकाला है 30,000 रुपए के सेगमेंट के लिए। ये काम उन्होंने यहाँ पर किया है। इसके साथ ही Dimensity 8100 भी निकाला था, जो कि अपनी कैटेगरी में एक अच्छा प्रोसेसर था। तो देखा है तो 30 से 40,000 रुपए की रेंज में भी उन्होंने कई प्रोसेसर निकाले जो कि अपनी कैटेगरी में अच्छे प्रोसेसर Qualcomm के साथ अच्छे तरीके से कंपीट करते हैं। और हाँ, यहाँ पे MediaTek के साथ अच्छी बात है कि TSMC के ऊपर लाइक कर रहे हैं, हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है और काफी सारे नए फीचर्स को अवेलेबल करवा रहे हैं अपने फोन्स के अंदर। वही बात करें इनके कुछ नए प्रोसेसर्स के बारे में, जिसकी Dimensity 6020 आया है नया। इसके बारे में बात बता सकता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोसेसर है जो बिल्कुल ही एंट्री लेवल डिजाइन से बनाया गया है, और ये आपको अंडर 20,000 और इवन 15,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट वाले फोन्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो कम रखी गई है। 5G देखने को मिलेगा, ये प्रोसेसर UFS 2.2 को सपोर्ट करता है, और बजट फोन्स के लिए 6000 सीरीज के प्रोसेसर को बनाया गया। इसके साथ ही बीच में Dimensity 900 निकाल कर लाए थे, वो काफी हिट रही थी, मल्टीपल फोन समेत है, क्योंकि 20 से 25,000 की कैटेगरी में एक काफी सॉलिड चॉइस है। ऐसी Dimensity 920 का जो सक्सेसर उन्होंने बनाया था Dimensity 1080, जो कि बिल्कुल सिमिलर ही था, उसमें कोई ज्यादा फर्क था नहीं, वो भी 20 से 25,000 रुपए के सेगमेंट के हिसाब से एक अच्छा प्रोसेसर है। कुल मिला के बात की जाए तो यहाँ पे MediaTek एग्जैक्टली में कर क्या रही है। MediaTek उस मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही है जहां पे Qualcomm Snapdragon के प्रोसेसर्स नहीं है। बात करें बजट में 5G के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर निकाल दिए यहाँ पे, और देखा जाए तो Dimensity 700 810 ये सारी चीजें देखने को मिली, और उसके ऊपर फोन्स आए। ऊपर 900 920 आपको देखने को मिला, अभी 930 को ये लोग लेके आ गए, Dimensity 1080 को लोग लेकर आ गए हैं। इस टाइप से प्रोसेसर यहाँ पर निकाले गए हैं जहां पे Qualcomm के प्रोसेसर की ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, और इसीलिए इन प्रोसेसर को पसंद किया जा रहा है। जिसकी बात करें तो इनके प्रोसेसर के फोन आपको Xiaomi में, Infinix में आपको देखने को मिलते हैं, Realme इनका यहाँ पे यूज करता है, Motorola के अंदर भी आपको Dimensity प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। तो देखा जाए तो MediaTek के प्रोसेसर्स देखा जाए तो उस सेगमेंट के अंदर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां पे Qualcomm की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन जहां पे Qualcomm अवेलेबल है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वहां पे Qualcomm Snapdragon अभी भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। पास में Dimensity 1000 1000 प्लस 1200 आए थे, लेकिन अब देखा है तो 1000 सीरीज को शायद ये लोग खत्म सा करने में लगे हैं और उसको 6000 7000 8000 इन सब से यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन MediaTek के प्रोसेसर साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए MediaTek के प्रोसेसर की यहाँ पे खास बात ये रहती है कि 5G की अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, प्लस इनका मोडेम्स यहाँ पे काफी सही है। जो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी 5G कैपेबिलिटीज, डुअल सिम 5G और ऐसे काफी सारे फीचर्स को प्रोवाइड कर देता है, तो ये एक एडवांटेज है इसके साथ। इसके साथ ही जो इनका मीरा विजन आता है, जो थोड़ी बहुत एनहेंसमेंट करता है विजुअल्स में, वो है हाइपर इंजन गेमिंग वगैरह के लिए, तो ये कुछ एडवांसमेंट इन्होंने यहाँ पे कर रखे हैं। तो देखा तो MediaTek के प्रोसेसर पिछले कुछ समय में काफी अच्छे तरीके से इवॉल्व हुए हैं, और पिछले कुछ समय के अगर मैं सभी प्रोसेसर को ध्यान से देखूं तो Qualcomm में जो दिक्कतें आई थी ना, वो MediaTek में देखने को नहीं मिली है। लेकिन मैं अभी भी बोलना चाहूंगा कि MediaTek फ्लैगशिप के अंदर उन्होंने अभी भी काम करना बाकी है और लोगों का भरोसा जीतना बाकी है। अगर इंडिया के अंदर किसी को अगर हायर सेगमेंट में फोन खरीदने जाता है और अगर उसे गेमिंग या परफॉर्मेंस चाहिए तो Qualcomm Snapdragon का जो नाम है वो वहां पे वो देखते हैं। तो खैर ये एक बात है, लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल आता है, वो आता है कि यहाँ पे Exynos की कहानी क्या है। आप लोगों को तो पता है कि इस बार जो Exynos है वो यहाँ पे सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप लाइनअप से कंप्लीटली रिमूव कर दिया और Qualcomm Snapdragon के ऊपर चले गए, और आने वाले 2 सालों तक कम से कम Snapdragon के ऊपर वो अपने फ्लैगशिप फोन्स को निकालने वाले हैं। तो सवाल आता है कि Exynos यहाँ पे खत्म हो गया। वेल देखा है तो खत्म तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी Exynos वाले प्रोसेसर आपको सैमसंग के A सीरीज के फोन्स में देखने को मिल रहे हैं, और देखा जाए तो धीरे धीरे Exynos एक कमबैक यहाँ पे कर सकता है। जैसे की बात करें जो Exynos के प्रोसेसर है वो Exynos 2200 उनका क्लास फ्लैगशिप प्रोसेसर था। देखा जाए तो वही प्रोसेसर को टेंसर बना के लेकर
लगाए थे गूगल वाले, सिर्फ उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। लेकिन ओवरऑल एक्सिनोस के साथ प्रॉब्लम पता है क्या थी कि वो बैटरी ड्रेन करता था और उसके अंदर हीटिंग होती थी। काफी सारी नई चीजें डालने के बावजूद भी उस चीज को वो लोग यहाँ पे फिक्स नहीं कर पाए थे। तो ये कुछ दिक्कत ही थी एक्सिनोस के साथ, और देखा तो है तो अक्रॉस द बोर्ड एक्सिनोस के साथ ये प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है। लेकिन उन्होंने काफी सारे जो नए प्रोसेसर यहाँ पे निकाले वहां पे काम किया स्टेबिलिटी के ऊपर और 5G के ऊपर। जैसे की बात करें एक्सिनोस 1380 प्रोसेसर की, जो कि एक नया प्रोसेसर है जो गैलेक्सी A54 में देखने को मिलता है, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी सही है और 778G के अराउंड मैच कर जाता है। लेकिन बात करें तो उसके फायदा ये है कि उस प्रोसेसर के उसके अंदर आपको 5G कैपेबिलिटीज अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि 5G मोडेम पे यहाँ पे इन्होंने काम किया एक्सिनोस ने। इसके साथ ही बात करें तो जनरल परफॉर्मेंस और बैटरी के अंदर यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे काम किया। लेकिन एक जो चीज यहाँ पे एक्सिनोस वाले प्रोसेसर जहाँ पे थोड़ी मात खा रहे हैं ना, वो है गेमिंग के लिए उतने ज्यादा सूटेबल नहीं है अभी भी एक्सिनोस के प्रोसेसर, और वहां पे उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे काम करने की जरूरत है। गेमिंग में अभी भी स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक काफी आगे निकल रहे हैं, उनके अंदर ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा रहता है। ऐसी एक्सिनोस 1330 निकाला है जो कि 1380 को लेके उसके अंदर ही कुछ चीजें यहाँ पे कम करके उसे निकाला गया। वो भी एक बैलेंस प्रोसेसर है, लेकिन फिर भी वो गेमिंग के लिए नहीं है। हालांकि एक्सिनोस प्रोसेसर के अंदर खास बातें जो रहती है वो मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो 5G कैपेबिलिटीज अच्छी रहती है, 5G मोडेम पे लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कैमरा के ISPs पे काम कर रहे हैं। कुछ केसेस में तो स्नैपड्रैगन वाले फोन से भी बेटर ISPs प्रोवाइड कर देते अपने फोन्स के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं कि काफी सारे सैमसंग के फोन्स में भले सेंसर अगर पुराना है, लेकिन जब इमेज का आउटपुट आता है तो काफी अच्छा आता है और कंसिस्टेंट रिजल्ट आते हैं। ISP में काम किया है और इसके साथ ही AI वाले जो टास्क होते हैं वहां पे काम किया है। तो यार ये एक चीज है एक्सिनोस के बारे में। सैमसंग अपनी फ्लैगशिप लाइनअप के लिए स्पेशल प्रोसेसर बना रही है। अब ये नहीं पता ये एक्सिनोस की लाइनअप में बनेगा या कहीं और बनेगा, लेकिन डेफिनेटली सैमसंग की तरफ से एक नए प्रोसेसर का कमबैक तो होना पक्का है। लेकिन वो कब होगा, किस रूप में होगा, ये नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि AI के ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और प्रोसेसर था एक्सिनोस 2300, जो वो कभी लेकर नहीं गए, लेकिन उसको रीब्रांड करके टेंसर के अंदर लेकर आया जा रहा है। और वहीं बात करें गूगल के टेंसर की, तो टेंसर में सिर्फ एक लाइन में बोलना चाहूंगा, वो प्रॉपर एक्सिनोस है। गूगल ने सैमसंग का ही एक्सिनोस प्रोसेसर लिया, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करे, कुछ AI के कोर्स डाले, जिनके लिए गूगल और टेंसर यहाँ पे जाना जाता है, और वो पैकेज करके यहाँ पर दिया। इसके लिए देखा तो गूगल के जो फोन्स होते हैं उनके अंदर कभी कभी कुछ सिनेरियो में हीटिंग हो जाती है, और गेमिंग के लिए उतने खास यहाँ पे है नहीं डिजाइन, ये एक कमी रह जाती है वहां पे। लेकिन बदले में जो AI कैपेबिलिटीज अपने साथ लेकर आता है टेंसर, वो काफी अच्छी रहती है और काफी नेक्स्ट लेवल की रहती है। तो यार ये एक कहानी है टेंसर की इधर। और चलिए जाते आते इसके साथ ही बात कर देता हूँ यूनिएसओसी के बारे में। देखो यूनिएसओसी का सिंपल सा फंडा ये है कि वो बजट तक सीमित और बजट में ठीक ठाक प्रोसेसर निकाल रहे हैं, लेकिन उसके प्रोसेसर इतने ज्यादा पसंद नहीं आते। देखो पहली बात तो यूनिएसओसी कंप्लीटली एक चाइनीज प्रोसेसर की कंपनी है। ऊपर से बात किया तो सिर्फ बजट फोन तक यहाँ पे लिमिटेड है। बजट के अंदर बस वो इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि मीडियाटेक की तरफ से एक अच्छा प्रोसेसर नहीं है, न क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से, इसीलिए वो कुछ प्रोसेसर यहाँ पर निकाल देते हैं जिससे उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाती है। लेकिन मार्केट में देखा तो यूनिएसओसी को काफी सारे लोग अवॉइड कर रहे हैं। 10,000 रुपए के ऊपर के उनके फोन्स को अवॉइड किया जाता है, उसके कंपैरिजन में मीडियाटेक के ऊपर जाया जाता है। ऊपर से बात किया तो पिछले कुछ समय में यूनिएसओसी के प्रोसेसर के अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज को भी फाइंड किया गया था। सुना है कि गूगल ने इस टाइप की चीजों को कुछ पैच वगैरह कर दिया, लेकिन ओवरऑल जो यूनिएसओसी वाले प्रोसेसर्स होते हैं वो रिकमेंड नहीं किए जाते। उम्मीद करता हूं कि यूनिएसओसी देखने को ना मिले और मीडियाटेक स्नैपड्रैगन की तरफ से कुछ एक बजट प्रोसेसर्स भी अगर आ जाए सब 10,000 रुपीज के फोन में, तो कुछ अच्छी बात होगी। वरना लगता नहीं कि यूनिएसओसी वालों की तरफ से कुछ ढंग की चीज यहाँ पे कभी देखने को मिलने वाली है। तो चलिए ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पर आपको देता हूं मैं। देखो सबसे पहले तो एक बात यह कि यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन सबसे अच्छे प्रोसेसर बना रहा है जो फ्लैगशिप के लिए सूटेबल है। इसके अलावा अपर मिड रेंज कैटेगरी के अंदर भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के सही प्रोसेसर जो रिकमेंड किए जा सकते हैं, तो वो एक काफी अच्छी चीज है। लेकिन जैसी नीचे वाली कैटेगरी के प्रोसेसर, तो वहां पे इनको थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि मीडियाटेक डिमेंसिटी के अच्छे प्रोसेसर ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे कि डिमेंसिटी 8200 के बाद से अच्छे प्रोसेसर यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। डिमेंसिटी 1080, 920, 900 ये काफी अच्छे प्रोसेसर है, और बजट में जो 6020 लेकर आ रहे हैं ना, वो भी एक अच्छा प्रोसेसर होगा। बस मीडियाटेक को अपनी नेमिंग स्कीम थोड़ी सही करने की यहाँ पे जरूरत है, एल्स वो अपने प्रोसेसर्स यहाँ पे काफी सॉलिड बना रहे हैं। वहीं बात करें एक्सिनोस की, तो हाँ एक्सिनोस अपनी A सीरीज M सीरीज के लिए तो प्रोसेसर बना रहा है और फ्लैगशिप के ऊपर कंप्लीटली स्नैपड्रैगन के ऊपर हो गया है, लेकिन एक्सिनोस के अंदर अभी भी गेमिंग वाला जो पंच होता है ना, वो थोड़ा सा मिसिंग है। सैमसंग वालों को अपने प्रोसेसर के अंदर 2-3 चीजें फिक्स करनी है। गेमिंग के लिए थोड़ा ऑप्टिमाइज करना अपने प्रोसेसर को, बैटरी मैनेजमेंट करना है और थोड़ी हीटिंग बचानी है। उसके बाद उनके प्रोसेसर काफी जबरदस्त होंगे। टेंसर की कहानी आप लोगों को
पता है वो गूगल का है, वो भी गेमिंग के लिए डिजाइन नहीं है, लेकिन एआई कैपेबिलिटीज, कैमरा कैपेबिलिटीज काफी सॉलिड है वहां पे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं एप्पल के बारे में, तो एप्पल की बायोनिक प्रोसेसर भी है मार्केट के अंदर, लेकिन बायोनिक प्रोसेसर के साथ दिक्कत है कि वो सबसे पहले तो आईफोन्स के साथ ही जाते हैं, और देखा तो आज के समय वो टीएसएमसी के साथ ही काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या आप लोग को मालूम है कि उनके प्रोसेसर के साथ जो मोडेम यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाता है वो कॉलकॉम भी यहाँ पे उन्हें प्रोवाइड करती है। तो हाँ, ये भी कुछ एप्पल से रिलेटेड चीज है। बाय द वे, जाते आते मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोगों का फेवरेट प्रोसेसर यहाँ पे कौन सा है? स्नैपड्रैगन है, मीडियाटेक है, एक्सिनोस है, यूनिएसओसी है, या फिर गूगल का टेंसर है? ये बात आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं सुन नेक्स्ट वन में। गुड बाय।